राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया विभिन्न क्षेत्रों में जाति विशेष को पीड़ित आरक्षण का बंटवारा नहीं होने देंगे, वर्गीकरण स्वीकार नहीं, समाज का बंटवारा नहीं होने देंगे। ने आज SC/ST वर्गीकरण को लेकर जो है यहाँ बड़ौदा हाउस में प्रोटेस्ट किया है, क्या जरूरत पड़ेगी इस प्रोटेस्ट के लिए? देखिए, ऐसा है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन पूरे देश में बहुत बड़ा संगठन है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के रेल कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं। इनकी ये जो एसोसिएशन है उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी जवाबदेही बनती है कि जो देश के अंदर जो वर्तमान स्थिति चल रही है उस पर भी हम लोग ध्यान दें, उस पर भी हम लोग काम करें। 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ था उसमें पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन थे, साथ में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने ही भारत बंद में साथ दिया था। लेकिन जिस तरीके से हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का एक इतिहास रहा है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजेस की बेंच ने जो निर्णय दिया है वर्गीकरण के बारे में, क्रीमी लेयर के बारे में और आरक्षण जिस को मिल चुका है उसको दोबारा आरक्षण न मिला जाए, इससे जो है एक समाज में बहुत गलत मैसेज गया है। समाज में एक विभाजन की स्थिति पैदा हो गई, वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर वर्गीकरण होता है तो एक इसमें सोची समझी चाल है कि जो लोग हमारे आज एक मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे एक मुख्य धारा में जुड़ गए, वो एक मतलब इस समाज को नेतृत्व विहीन करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हमारे सांसद वर्तमान में नए सांसद चुन के आ रहे हैं और चुनने के बाद में अगर वर्गीकरण लागू होता है तो उनको कह दिया जाएगा कि आपको सुरक्षित सीट से एक बार सांसद बना दिया गया, दोबारा आपको सांसद नहीं बनाया जाएगा। ये एक साजिश है हमारे नेतृत्व विहीन समाज को करने की, और एक ये साजिश है समाज को बंटवारा करने की, समाज को बांटने की। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी समाज ये न समझे कि किसी समाज ने, किसी अमुक समाज ने हमारा आरक्षण खा लिया है, हमको आरक्षण नहीं मिला। जिस तरीके से हमने मेमोरेंडम के माध्यम से मांग की है कि अगर इसी तरीके की कोई बहुत अच्छी मतलब सोच ऐसे समाज के लिए है कि जिन लोगों को अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया है, तो अलग से एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। जब सामान्य वर्ग के लिए EWS लागू किया जा सकता है तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जातीय जनगणना करके पहले तो उसके आरक्षण का प्रोपोर्शनेट जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ाना चाहिए, और जिस जाति को आरक्षण से वंचित आज तक रखा गया है उसके लिए अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये समाज को बांटने का काम है, समाज को कमजोर करने का काम है, और सामाजिक आंदोलन जो एकत्रित होकर सारे सब समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वंचित समाज और जितने भी हमारे समाज के लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो एक आंदोलन को मजबूत कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, जिससे कि आंदोलन दलित आंदोलन कमजोर हो जाए। पर सरकार ने कहा है कि ये फैसला लागू नहीं होगा। देखिए, सरकार ने सिर्फ क्रीमी लेयर पे चर्चा की है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, तो सरकार की इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। सरकार को इसमें कोई अपना टिप्पणी देने की जरूरत ही नहीं है। ये 7 जजेस की बेंच का फैसला है और 6 जजेस ने अपना निर्णय दिया है, और एक जज ने जो निर्णय दिया है वो इसके विरुद्ध में दिया है, जस्टिस M बेला त्रिवेदी ने। अगर उसके जजमेंट को पढ़ा जाए तो मालूम पड़ता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मेहनत के साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट की थी, उस डिबेट के आधार पर जो हमें वर्गीकरण, जो आज वर्गीकरण की बात की जा रही है, एक वर्ग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक शेड्यूल में लाने का काम किया था तमाम जातियों को। उन जातियों को पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बहस थी उसके अंगेज जाकर के ये मतलब काम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन 9 जजेस की बेंच ने, जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल कमीशन का केस जिसके नाम से जाना जाता है, उसने क्लियर कह दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होता। तो 7 जजेस की बेंच का तो लागू होने का सवाल ही नहीं उठता। आपकी एसोसिएशन जो है सड़क से लेके जो है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है SC/ST के आरक्षण के लिए, लेकिन फिर भी प्रावधान नहीं हो पा रहा। बार बार जो है मेमोरेंडम जो है सरकार को दिया जा रहा है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो रही है। कैसे समाधान हो पाएगा फिर? देखिए, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज बनता है। हम अपने लोगों को, जो हमें ये जिम्मेदारी दी है, सरकार ने हम लोगों को मतलब एकत्रित होने की जिम्मेदारी दी है, हमको एसोसिएशन की रिकॉग्निशन मान्यता दी है। इस मान्यता के आधार पर हम अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में हमारी जितने भी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ जितनी भी एट्रोसिटी हो रही है, हमें जितना भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और जब तक हमारी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा हम उठाते रहेंगे। आपने देखा होगा 1997
1998 में जो आरक्षण विरोधी ज्ञापन 5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी हुए थे, उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने ऑल इंडिया कन्फेडरेशन की कंधे से कंधा मिला करके पूरी मदद की थी और पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के रेल कर्मचारी उसमें शामिल हुए थे और आरक्षण विरोधी ज्ञापन हमने वापस कराने का काम किया था, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 77 हो, 85 हो, 82 हो, ये सारे अमेंडमेंट हमने वापस कराने का काम किया है। और आज भी जो वर्गीकरण का आदेश हुआ है, इसमें भी हम अमेंडमेंट बिल लाने के लिए भारत सरकार को मजबूर करेंगे। सर, इस समय 1960 से जो छोटे भाई थे उनकी पिटीशन थी और 2024 में पास हो गई, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाइयों के पेट में दर्द क्यों? देखिए, एक ये सबसे बड़ी साजिश है। आज से 20 साल पहले केस पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब में वर्गीकरण होता है ABC, यूपी में भी हुआ था ABCD राजनाथ सिंह के टाइम पे, और वो मतलब हाई कोर्ट ने उसको नकार दिया। हाई कोर्ट ने नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट में वो अपील आई, पेंडिंग पड़ी रही और फरवरी के महीने में हियरिंग हो गई। फरवरी में जजमेंट नहीं आया, मार्च में जजमेंट नहीं आया। इस देश की सरकार बन गई, इस देश में जो वर्तमान सरकार बन गई, विपक्ष में जो लोग आए वो विपक्ष में आए, लेकिन जो जजमेंट आया है वो सरकार बनने के बाद आया है। अगर यही जजमेंट फरवरी में आता तो मालूम पड़ता किस तरीके से सरकारें बनती हैं। लेकिन अभी ट्रेड यूनियन जो है कहीं ना कहीं सरकार के सामने घुटने टेक चुके हैं अभी यूनिफाइड पेंशन योजना के माध्यम से, तो उसके लिए भी कुछ कहेंगे? देखिए, हम ट्रेड यूनियन नहीं है, नंबर 1। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो इस देश के अंदर OPS को लेकर के आंदोलन हुआ था, उसमें ट्रेड यूनियन, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने कंधे से कंधा मिला करके उनकी सहभागिता निभाई है। और रामलीला ग्राउंड में भी हमने मंच के माध्यम से आह्वान किया था कि जो भाई OPS लाने का काम करेगा उसका हम साथ देंगे, जो रेल को बचाने का काम करेगा उसका हम साथ देंगे, जो रेल की तरक्की के लिए काम करेगा हम उसका साथ देंगे। हम UPS के बारे में 3 दिन तक तो मैं भी समझ में नहीं आया था कि UPS क्या चीज़ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जिस तरीके से हमने डिमांड की थी कि बेसिक का 50% मिलना चाहिए, तो जब 50% मिल गया तो हमारी समस्या चाहे UPS हो चाहे OPS हो। लेकिन आज जो कर्मचारी संगठन है, ट्रेड यूनियन है, अब वो कैसे कह रहे हैं कैसे नहीं कह रहे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे कर्मचारी संगठन आज भी ये चाहते हैं कि हमें UPS नहीं OPS चाहिए। OPS की मांग कर रहे हैं। सर, जो नफरत और जो एक समाज बढ़ गया, अभी ऐसा कोई नहीं है। हमें समझाने का, हम लोग एक हर स्तर पे हमें समझाना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी के अगर मतलब जहन में ये हो कि अमुक जाति ने हमारा आरक्षण खा लिया, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आपने देखा होगा कि जब सब्बरवाल के केस के माध्यम से पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू हुआ तो उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति की वैकेंसी थी वो 4थी वैकेंसी बनती थी और अनुसूचित जनजाति की बनती थी 7वीं वैकेंसी। जब EWS लागू हुआ तो रोस्टर को बदलाव हुआ, हमारी जो SC की वैकेंसी थी वो हो गई 7वीं और ST की वैकेंसी थी वो चली गई 14वीं में। अगर आप वर्गीकरण करते हैं, आरक्षण का बंटवारा करते हैं, तो आरक्षण के बंटवारे को 15% को कैसे बांटेंगे? ABC कैटेगरी में बांटेंगे। तो किस तरीके से, जब आपके पास कोई गणना ही नहीं है, जनगणना ही नहीं है, जब आपके पास कोई आधार नहीं है, किस आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे? और वर्गीकरण करने के आधार पर आप किस आधार पर ये सुनिश्चित करेंगे कि किस जाति को कितना आरक्षण मिल गया, किस जाति को आरक्षण नहीं मिल पाया? मैं समझता हूँ सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस जजमेंट को लागू करना। सर, ये जो SC/ST रिजर्वेशन को लेकर फैसला है, आज आपने बड़ौदा हाउस में प्रोटेस्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा विरोध प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक रहा। जैसे हमारी पहले से परंपरा रही है, हमने शांतिपूर्वक अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज कराई है। ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये SC/ST के हित में नहीं है। SC/ST को बांटने का काम किया गया है, लेकिन हम किसी भी सूरत में SC और ST वर्ग को बंटने नहीं देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो भरोसा दिला रहे हैं उस पर यकीन नहीं हो रहा। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, जो उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया है, वो उन्होंने क्रीमी लेयर के लिए दिया है, उन्होंने उप वर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन के लिए नहीं दिया है। पर कहा जा रहा है जो लोग वंचित रह गए, पीछे रह गए, उनको तो आगे आना चाहिए ना सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में ये जो 49% का जो रिजर्वेशन था, इसके बाद जो 50.5% का जो रिजर्वेशन बचा हुआ था, इन्होंने EWS के लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई विशेष मांग नहीं हुई और सरकार ने रातों रात 10% का इन्होंने EWS लागू करके और उनको उत्थान का काम किया। मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो ऐसी सरकार शुभचिंतक है तो
SC/ST वर्ग में जो निचले तबके का है, जिसे अभी तक लाभ नहीं मिला है, जो ग्रामीण इलाके में है, उसको लाभ देने के लिए वो अलग से व्यवस्था करे, न कि जो दिए गए 15.5% और 7.5% का वर्गीकरण न करके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन न करके, अगर वो ऐसी ही शुभचिंतक है तो अलग से उसकी व्यवस्था करे, हम उसका स्वागत करें। लेकिन सर विषय तो बैकलॉग का है ना, बैकलॉग कितना खाली पड़ा हुआ है। देखिए, बैकलॉग की तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कहा है कि मैं साइकिल नहीं बेचूंगा, साइकिल बेचने नहीं दूंगा, लेकिन पहिया बिक जाएगा, उसकी सीट बिक जाएगी, उसकी जो घंटी है वो बिक, सब कुछ बिक जाएगा। आज जो निजीकरण हो रहा है, जो आज देश में निजीकरण के माध्यम से जो आज जो हमारे जो कमज़ोर किया जा रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। सर 21 अगस्त को ही भारत बंद हुआ और आज आप भी लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल लीडर भी ये मांग करें विधेयक लाने की, लेकिन सरकार जो इस बारे में सोच नहीं रही है कुछ। देखिए, सरकार का सोचना तो मैं यही कहूँगा कि कहीं न कहीं सरकार अब ये सरकार से बात किया तो सरकार कह रही कि ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है, ये सरकार का नहीं है। अगर सरकार का इस निर्णय में कोई हाथ नहीं है तो सरकार को चाहिए कि वो अमेंडमेंट बिल लाए और उसको यथावत स्थिति, जैसी स्थिति थी उसको यथावत करे। सर वर्गीकरण की बात हो रही है, और जब आरक्षण हमारा 14 जी, अगर इसको ABCD जो कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, फिर तो फिर जो B या C कैटेगरी वाला वो कहाँ पर आएगा सर उसका नंबर? वैकेंसी तो 5 निकलती हैं, 4 निकलती हैं। देखिए, जो सरकार का अगर इसमें हाथ है तो सरकार पहले से ही नहीं चाहती थी कि हमारा विकास हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, और आज अगर ये देश चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की वजह से।